देखिए ये बर्डियो का स्टेटर है, ये क्या है, ये बर्डियो का स्टेटर है। इसे टेस्टिस के ऊपर पकड़ के बास डिफरेंशिया और स्पर्मेटिक कॉर्ड दोनों को दबा दिया जाता है। पकड़ के बहुत तेजी के साथ एक ही बार में दबाया जाता है, ये एक विशेषता होती है। एक ही बार में पकड़ के इतनी तेजी से दबाया जाता है जिससे कि स्पर्मेटिक कॉर्ड और बास डिफरेंशिया दोनों का संबंध जो है टेस्टिस से अलग हो जाए, फिर वो कभी जो है स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, यानी कि वो क्या हो जाएगा, कैस्ट्रेटेड बुल हो जाएगा, बधियाकरण हो जाएगा उसका। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से बना हुआ है। ये है आपका जो है क्या है, ये क्या है, ये बर्डियो का स्टेटर है। देखिए लिखा हुआ है कैस्ट्रेटर बर्डियो प्रीमियम, है ना, मेड फ्रॉम एसेस यूज इन एनिमल ट्रीटमेंट। ठीक है, स्मॉल है, लार्ज है, दोनों तरीके के हैं। तो ये इस तरीके के बाजार में आते हैं। ठीक है, चलिए तो बर्डियो का स्टेटर द्वारा बधिया करना। इसके बाद बात आती है, अगला देखेंगे, इलास्ट्रेटर छल्ला बांधकर बधिया करना। अब देखिए इलास्ट्रेटर छल्ला हमने आपको दिखाया था, एक रबड़ का मजबूत गोल इस तरीके का छल्ला होता है, ये है ना, इसको जो है टेस्टिस के ऊपर बांध देते हैं, यानी कि लगा देते हैं, और ये रबड़ धीरे धीरे अपने आप सिकुड़ती चली जाती है। और जब ये सिकुड़ेगी तो फिर क्या होगा, स्पर्मेटिक कॉर्ड और बास डिफरेंशिया दोनों जो है धीरे धीरे, जैसे आप अपनी उंगली में रबड़ अगर चढ़ा लीजिए मजबूत करके, तो उसका ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा और धीरे धीरे वो मृत हो जाएंगे। इसी तरीके से इलास्ट्रेटर छल्ला के द्वारा जो टेस्टिस होता है वो मृत हो जाता है, और फिर इसके बाद जो है क्या होता है, स्पर्म बनना बंद हो जाता है उसमें। अगला है रासायनिक विधि से बधिया करने के लिए। अब देखिए विधि रासायनिक भी है। रासायनिक विधि में क्या होता है, एक स्टिलवेस्ट्रॉल टेबलेट आती है और इसका इंजेक्शन भी आता है, स्टिलवेस्ट्रॉल, ठीक है ना, स्टिलवेस्ट्रॉल इंजेक्शन भी आता है और टेबलेट भी आती है, दोनों चीजें आती हैं। अगर मेल को बधिया करना हो, कैस्ट्रेटेड करना हो, तो फिर क्या करेंगे, स्टिलवेस्ट्रॉल की टेबलेट या इंजेक्शन दोनों दे देंगे, या दोनों में से कोई एक चीज़ दे दें जो भी आपके पास उपलब्ध हो, तो वो जो है अपने आप कैस्ट्रेटेड हो जाएगा, उसके स्पर्म का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा बॉडी में। तो ये तो होता है आपका स्टिलवेस्ट्रॉल इंजेक्शन या टेबलेट, है ना, इसको भी हम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये रासायनिक बधियाकरण विधि। ठीक है, तो ये स्टिलवेस्ट्रॉल जो है टेबलेट और इंजेक्शन दोनों को हम दे सकते हैं रासायनिक बधियाकरण के रूप में। ठीक है, चलिए अगला देखिए, वैसेक्टोमी ऑफ बुल और टीजर बुल, है ना। अभी वैसेक्टोमी हमने बताई थी कि इसमें किसको काट देते हैं, बास डिफरेंस, बास डिफरेंस को काट देते हैं, बास डिफरेंस को काट देते हैं। बास डिफरेंस स्पर्मेटिक कॉर्ड को उसमें नहीं काटते हैं, है ना, लिखा हुआ है इस प्रकार के सांड में केवल बास डिफरेंस को काट दिया जाता है, काटा जाता है, और स्पर्मेटिक कॉर्ड उपस्थित रहता है, यानी कि इससे कोई छेड़खानी नहीं होती है। उपस्थित रहने के कारण स्पर्म बनते हैं परंतु बाहर नहीं आ पाते, है ना। कैसे होते हैं, स्पर्म बनते तो हैं लेकिन क्या होता है, स्पर्म जो है बाहर नहीं आ पाते, इसीलिए इसको टीजर बुल या फिर क्या कहते हैं, वैसेक्टोमी बुल कहते हैं। ठीक है, इसका और नाम क्या है, वैसेक्टोमी बुल। ठीक है, दोनों इसके नाम। चलिए इसके बाद टीजर बुल। देखिए टीजर बुल का काम क्या होता है, टीजर बुल को डेयरी फार्म पर ऋतुमयी गायों की जांच के लिए रखा जाता है, यानी कि जो गायें कुछ ऐसी होती हैं जो हीट पर तो आ जाती हैं, कुछ गायें ऐसी होती हैं जो हीट पर आ जाती हैं, हीट पर आई गायें, अब देखिए कुछ गायें हीट पर तो आ जाती हैं लेकिन पता नहीं चल पाता, क्योंकि बड़े डेयरी फार्म होता है, एक ही वस्तु है नहीं मनुष्य के पास वहाँ पर, तो पता कैसे चले कि कौन गाय हीट पर है। कुछ शर्मीली प्रवृत्ति की गायें होती हैं, वो जो है रमाती नहीं है हीट पर आने के समय, तो उनको पता करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो टीजर बुल को जो है फार्म में ढील दिया जाता है, और टीजर बुल जो है अपने आप
डिडक्शन, इसके आगे जो है कलर लगा दिया जाता है, तो पता चल जाता है। अगर ये जो है कोई गाय जो है हीट पर होगी तो टीजर बुल के द्वारा पता चल जाएगा कि कौन सी गाय हमारी हीट पर थी, तो उसको हम जो है गर्भित करा देते हैं, मैटिंग करा देते हैं बढ़िया नस्ल के सांड के साथ, है ना। इससे क्या होता है, नस्ल भी खराब नहीं होती हमारी, है ना। नहीं तो पता चला कोई गाय हीट पर आई और वो पता नहीं कोई उल्टी सीधी ब्रीड हुई किसी नस्ल की देसी ब्रीड के साथ, उसने जो है मैटिंग कर ली और मैटिंग करने के बाद उसका जो बच्चा हुआ उसकी ब्रीड अनडिस्क्रिप्टिव हो जाएगी। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि ब्रीड भी सुधर सकती है, आपकी नस्ल भी सुधर सकती है। जैसे कोई गाय हीट पर है तो हम अच्छे नस्ल के सांड के साथ उसको मैटिंग कराएंगे या फिर उसका एआई करा देंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा देंगे, जिससे कि नस्ल हमारी जो है खराब ना, ठीक है। तो इसलिए जो है हीट पर आई गाय को पहचानने के लिए टीजर बुल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है गाय के ब्याने के 6 सप्ताह पूर्व गाय को जो अतिरिक्त राशन दिया जाता है उसे स्टीमिंग अप कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये भी एक प्रश्न है कि गाय जो बच्चा देने वाली है उसके बच्चा देने से 6 सप्ताह पूर्व यानी कि 42 दिन या 45 दिन मान लीजिए, ठीक है, दिन पूर्व, इतने दिन पूर्व जो है 40 से 45 दिन पूर्व जो हम अतिरिक्त राशन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, अतिरिक्त राशन जो दे रहे हैं 40 दिन पूर्व या 35 दिन पूर्व, तो उसी को हम क्या कह देंगे, अतिरिक्त राशन को स्टीमिंग अप कह देंगे। क्योंकि बच्चा देगी तो उसके लिए हमें अतिरिक्त राशन देना पड़ेगा और उसी अतिरिक्त राशन को हम क्या कह देंगे, स्टीमिंग अप कहते हैं, ठीक है। इसके बाद बात आती है पशुओं के शरीर में 57% पानी होता है। कितना पानी होता है, 57%, 57% पानी होता है। और एक स्वस्थ गाय को एक दिन में, एक स्वस्थ गाय को एक दिन में लगभग 37 लीटर, एक दिन में 37 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। 37 लीटर पी सकती है या इसको आवश्यकता होती है, पी तो नहीं पाएगी है, लेकिन कुछ गायें पी भी सकती हैं, ठीक है। तो मतलब औसतन जो इसको पानी की आवश्यकता होती है 37 लीटर करीब होने की, ठीक है। तो ये भी प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, मादा में बधिया करने की प्रक्रिया को स्पेइंग कहते हैं। मादा में देखिए बधिया कैसे होगी, मादा में बताइए कैसे बधिया, मादा में बधियाकरण जो होता है वो कैसे होगा। मादा में जो इनफंडिबुलम होता है, ओवरी के नीचे वाला पार्ट, उसको काट के बांध देते हैं, वही समझ लीजिए बधियाकरण हो गया। यानी कि जो है ओवा वहां से नीचे की तरफ नहीं आएगा, वहीं पर काट के उसको लपेट देते हैं, तो ये स्पेन हो गया, यानी मादा को बधियाकरण हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं, पशुओं के शरीर पर खुरैरा करने से, क्या करने से, खुरैरा करने से 10% दुग्ध की वृद्धि होती है। कितने परसेंट दुग्ध की वृद्धि होती है, 10%। देखिए दुग्ध का संबंध सीधा सीधा जो है ब्लड से, ब्लड से ही दुग्ध का निर्माण होता है, खून से। और जब खुरैरा करेंगे बॉडी में तो रक्त का संचार जो होता है वो तेज हो जाता है। अगर हम एक तरीके की बात करें, जो भैंसें या गायें बंधी रहती हैं या जो चरने जाती हैं, तो ये चरने जाएगी वो अपनी ब्रीड के अनुसार थोड़ा ज़्यादा दूध देगी, क्योंकि उसका ब्लड का सर्कुलेशन जो है चारागाह में जाएगी तो तेज हो जाएगा। और जिसका ब्लड सर्कुलेशन स्लो रहेगा, खड़ी रहेगी, चर्बी बन जाएगी, तो वो जो है अपेक्षाकृत कम दूध भी दे सकती है। और ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर ही दूध का उत्पादन होता है। जितना ज़्यादा आप उसको खुरैरा करेंगे या चलाएंगे तो ब्लड सर्कुलेशन अगर तेज होगा तो यानी कि आयन तक, जो अडर तक है, वो दूध ज़्यादा, ब्लड ज़्यादा पहुँचेगा। तो जब ब्लड ज़्यादा पहुँचेगा तो दूध अपने आप जो है ज़्यादा बनेगा, ठीक है। तो 10% दूध, जैसे कोई गाय या भैंस हमारी 10 किलोग्राम अगर दूध दे रही है ना, और उसको हम सुबह शाम खुरैरा करते हैं तो वो 10% का मतलब 11 किलोग्राम दूध देने लगेगी। कितना देगी, 11 kg दूध देने लगेगी अगर उसके ऊपर हम खुरैरा करते हैं, है ना। कोई गाय भैंस है अगर खुरैरा करते हैं तो 10% दूध की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, यदि गाय 24 घंटे में 10 लीटर से अधिक दूध देती है
तो उसे 24 घंटे में 3 बार दूहना चाहिए, जिसमें 10% अतिरिक्त दुग्ध की वृद्धि होती है। देखिए ये भी एक पॉइंट है कि अगर कोई आपकी गाय या भैंस है, वो 24 घंटे में 24 आवर्स में अगर एवं 10 लीटर से दुग्ध दे रही है, तो उसको 3 बार दुहने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम इसको जितने बार आप दुहेंगे, तो इससे क्या होता है कि 10% दुग्ध की वृद्धि हो सकती है। अगर आप 3 बार दुहेंगे तो 10% मिल्क का प्रोडक्शन जो है बढ़ सकता है आपका। कितना परसेंट? 10%। यानी कि अगर आप जो है दुग्ध 10 लीटर से अधिक 24 घंटे में दे रही है, तो उसको आप 3 बार दुहिए, यानी कि मिल्किंग करिए। और जितनी बार आप मिल्किंग करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। और 10% अगर 3 बार मिल्किंग करते हैं तो 10% दुग्ध जो है बढ़ने की इसमें संभावना रहती है। ठीक है। अगला है दुग्ध दूहने की सबसे अच्छी विधि है पूर्ण हस्त विधि, जिसे फुल हैंड मेथड या फिस्टिंग कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है बार बार कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि दुग्ध दूहने की सबसे अच्छी विधि क्या है? फिस्टिंग। फिस्टिंग देखिए कैसी होती है, दिखाते हैं। देखिए ये देखिए ये है फिस्टिंग, इसको फिस्टिंग कहते हैं। देखिए कुछ लोग ना अगर जान पाए हो क्या है फिस्टिंग या पूर्ण हस्त विधि अगर ना समझ पा रहे हो, तो ये है फिस्टिंग। ठीक है, ये पूर्ण हस्त विधि है। ठीक है, ये देखिए हाथ है और इसका टीथ है गाय का, ये टीथ है। ठीक है, ये क्या है? टीथ है। ठीक है, ये टीथ है। देखिए टीथ में इसने पूरे हाथ से फुल हैंड मेथड से पकड़ा है। और यहाँ पर स्प्रिंकलर सेल्स होती हैं। क्या होती हैं ये? स्प्रिंकलर सेल्स इन्हें कहते हैं। स्प्रिंकलर सेल्स है, ये दुग्ध को रोके रहती हैं। और जब ऊपर से देखिए आपने दबाया इसे, तो प्रेशर पड़ा तो स्प्रिंकलर सेल्स खुल गई, दूध नीचे गिर पाया। फिर ये बंद कर देती है, फिर खुल जाता है। तो ये इस प्रकार से एक जो है सिस्टम चलता है। अब बच्चा देखिए कैसे पीता है, बच्चा बैकम बनाता है। बैकम का मतलब निर्वात बनाता है, तब दूध पीता है। एक दिन मैंने भेजा था, मैंने कहा सर क्या जाओ और रिक्शा से कह रही थी सर सुबह पढ़ाते नहीं। ठीक है, और अंदर हवा के द्वारा उसमें बैकम सुबह पढ़ाते हैं, तो बैकम के द्वारा भी ये खुल जाती है। और पता नहीं वो सुबह तो वो नहीं आएगी, लेकिन उस दिन मैंने भेजा था रिक्शे से जबरदस्ती की जाओ। तो ये होती है फुल हैंड मेथड। अगर दूसरी विधि की हम बात करें, आज के दिन उसकी साइकिल बनवा के लाया हूँ, अभी कहीं गई है, पता नहीं कौन सी कोचिंग गई है। स्ट्रिपिंग मेथड, इसको स्ट्रिपिंग मेथड कहते हैं। ये देखिए स्ट्रिपिंग है, नमस्ते है ना। ये जो है उन गाय भैंसों में प्रयोग की जाती है जो पहली बार बच्चा देती हैं। इन्हीं को इसी को स्ट्रिपिंग मेथड कहते हैं। छोटे थन होते हैं, पहली बार जो बच्चा देती हैं, उनमें जो है स्ट्रिपिंग मेथड यूज किया जाता है। यानी कि उनके थन छोटे होते हैं। और जो नकलिंग होता है उसको, ठीक है, नकलिंग को यूज नहीं करना चाहिए। सबसे गलत मेथड यही होता है, अंगूठा लगाकर दूध दूना, और सबसे ज्यादा यूज वही किया जाता है। ठीक है, तो वो गलत है। चलिए आगे ये देखिए मशीनें लगी हुई हैं। इस तरीके से मशीन के द्वारा अगर दूध दुहा जाता है, तो इस तरीके से डेयरी फार्म पर आप देख रहे होंगे। ये देखिए इन मशीनों में क्या होता है, बैकम निर्वात। ये गाय के बच्चे को देखकर बनाएगी। ठीक है, इस प्रकार से वो सक्शन बैकम लगाता है। उसी प्रकार से देखिए गायें बनी हुई हैं, और सभी के पास जो है अलग अलग अपना जो है दूध भरने का टैंकर लगा हुआ है। सभी ने अपना जो है इन टैंकरों में ये डब्बे हैं 10-10, 5-5 लीटर के, सभी में जो है दूध अपने आप आ जाएगा। लेकिन बैकम में एक सावधानी ये रखनी चाहिए कि प्रेशर अधिक ना हो इस मशीन में। नहीं तो क्या होगा कि अगर दुग्ध मान लीजिए ना रहा, तो ब्लड आने की भी संभावना रहती है। ठीक है, क्योंकि बच्चा होता है जो गाय का, वो भी
भी वैक्यूम के द्वारा जीव अपनी ऊपर वाली तालू में लगा के दूध को खींचता है, तो वो भी वैक्यूम क्रिएट करता है, लेकिन उसका प्रेशर इतना ज्यादा नहीं रहता, मशीनों का प्रेशर अधिक ना हो, ये इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो अगर ज्यादा हो गया तो दुख की जगह ब्लड भी आ सकता है इसमें, तो इतना केवल विशेष ध्यान रखना चाहिए। और बाद बाकी जो है आगे बताएं। आज मैं दोपहर में बैठा तो ये टेस्टिंग मेथड हो गया। चलिए आगे चला देखते क्या हैं। देखा जा खुला कि नहीं खुला। अगला है देखा चिपकी तो या खुला स्ट्रिपिंग आपको दिखाया है, हाँ। लेकिन ये जो है नकलिंग, इसको कभी नहीं अपनाना चाहिए, कभी भी इस विधि को नहीं अपनाना चाहिए, ये गलत विधि एक और नहीं आई है गलत। लेकिन सबसे ज्यादा यूज यही होती है भारत, सबसे ज्यादा यूज होने वाली, सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली विधि अगर हम कहें तो वो है नकलिंग, है ना। प्रयोग इसी का सबसे ज्यादा होता है, सबसे अधिक प्रयोग होने वाली अगर हम कहें तो वो जो है नकलिंग, प्रयोग होने वाली नकलिंग, ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं गाय प्रति 9 से 21वें दिन, यानी कि अष्टस साइकिल है इसका, अष्टस साइकिल है ना। 9 से 21 दिन में हर 19वें से 21वें दिन में ये गर्मी पर आएगी, और उसके बाद 18 से 36 घंटे तक हीट पर रहती है, गर्मी पर रहती है। यानी कि हर 19वें से लेकर के 21वें दिन गाय जो है गर्मी पर आती है। अगर पूछा जाए कि मध्य चक्र क्या है, अगर गाय का मध्य चक्र पूछा जाए तो 19 से 21 दिन। अगर पूछा जाए गाय का मध्यकाल क्या है, अगर यहीं पर पूछ दिया जाए मध्यकाल क्या होता है गाय का, तो मध्यकाल जो हो जाएगा वो 18 से 36 घंटा। कितना हो जाएगा? 18 से 36 घंटा। और इसको जो है लास्ट ऑफ एन आवर्स में हम जो है मैटिंग कराते हैं, यानी कि अगर 20-22 घंटा के बाद मैटिंग कराते हैं तो इंसेमिनेशन सक्सेसफुल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो लास्ट ऑफ आवर्स में जो है इसकी मीटिंग कराना चाहिए, है ना। अगर मध्य चक्र पूछ दे तो 19 से 21 दिन, ठीक है। और मध्यकाल अगर पूछ दे तो 18 से 36 घंटा, ठीक है। एक बार बच्चा देने के बाद गाय जो है 60 से 90 दिन बाद फिर गर्मी पर आती है। देखिए इस गाय को हम उत्तम गाय कह सकते हैं। अगर गाय हमारी हर 12 से 15 महीने में बच्चा दे रही तो अच्छी गाय है। कितने दिन में? हर प्रत्येक 12 से 15 माह में अगर गाय हमारी बच्चा दे रही है, कितने दिन में? 12 से 15 माह में अगर बच्चा गाय हमारी दे रही है तो वो सबसे अच्छी क्वालिटी की गाय मानी जाती है ना। अगर वो 15 माह से ऊपर निकल रही है तो किसान को बैठ के उसे खिलाना पड़ता है, तो ये नुकसानदायक चीज हो जाती है। वो गाय अच्छी रहती है। दूसरे परिप्रेक्ष्य में हम कहना चाहें कि जो बच्चा देने के 60 से 90 दिन बाद दोबारा गर्भित हो जाती है ना। ऐसी कोई गाय अगर हो, जैसे आज किसी गाय ने बच्चा दिया, आज दिया, और आज के वो 2 से 3 माह में या 60 से 90 दिन में गर्भित हो जाए तो वो गाय हमारी जो है सही गाय है या अच्छी गाय है। कभी कभी होता ये है कि गायें जो हैं क्यों रोड पे दिखती हैं, क्योंकि वो गर्भित नहीं, और गर्भित ना होने का उनका प्रमुख कारण जो है उनकी ओवरी के ऊपर जमा कार्पस लुटियम नामक जो है ब्लड का थक्का होता है। देखिए अभी बताते हैं आपको, कार्पस लुटियम अभी दिखाएंगे भी, ठीक है। जैसे ये ओवरी, ये दोनों ओवरियां हैं, इस तरीके से आई फंडिबुलम से, ठीक है। तो ये ओवरी, ठीक है बेटा, ये भी ओवरी है। और गाय गर्भित क्यों नहीं होती? अगर देखिए सामान्यतः गाय गर्भित नहीं हो रही है, अगर 60 से 90 दिन में इसका हीट साइकिल ना आया या मध्य चक्र ना आया, हीट पर ना आई गाय, तो हम 60 से 90 दिन तक अगर ना आई ब्याने के बाद, बच्चा देने के बाद, तो हम इसको PMS स्टिलबेस्ट्रॉल जुवेनाइल ये है, इनके इंजेक्शन या टेबलेट्स देते हैं। अगर फिर भी ये गर्भित ना हुई तो फिर हम क्या करते हैं, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है इसकी ओवरी जो है यहाँ पर, इस ओवरी के बाहर जो है ब्लड क्लॉट्स यानी कि थक्के जम गए हैं अगर ब्लड के, खून के, तो जब थक्का देखिए इसी से अंडा रिलीज होगा। देखिए ये ओवरी है, इससे अंडा रिलीज होगा, और अगर इससे अंडा नहीं रिलीज हो रहा है तो इसका मतलब है इसके ऊपर ब्लड का जो थक्का होता है खून का वो जम गया है, तो वो अंडे को रिलीज नहीं होने दे रहा। तो जब अंडा रिलीज नहीं होगा
पीठ पे आएगी कैसे गाय, है ना। तो इसीलिए और गाय गर्भित नहीं हो पाती, तो इससे डॉक्टर से सलाह लेकर के उचित दवाइयाँ लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। 2 से 3 माह के बाद जो अगर गर्मी पर आ जाती है गाय तो अच्छी गाय मानी जाती है। आफ्टर पावे, बच्चा देने के बाद 60 से 90 दिन में गर्मी पे आ जाती है तो वो अच्छी गाय मानी जाती है। अगर नहीं आ रही तो फिर वो गाय जो है खराब मानी जाती है। वही जो है इसी तरीके की गायें जो है रोड पे दिखती हैं, क्योंकि उचित प्रबंधन नहीं है और पैसा जो है मेडिसिन में ज़्यादा खर्च होता है किसान का, है ना। तो इसके वजह से जो है फिर वो गायों को छोड़ देता है, क्योंकि गाय का प्रमुख कार्य क्या है, दूध देना। और वही अगर नहीं देगी तो मनुष्य एक आर्थिक व्यक्ति है, समझ ही रहे होंगे, तो फिर वो जो है संस्कृत सब धरी रह जाती है। ठीक है, चलिए आगे। अगला है, एक अच्छी गाय को 12 से 15 माह के अंतराल पर बच्चा देना चाहिए। अगर अच्छी गाय अगर हम देख रहे हैं, हरियाणा इसमें सबसे उत्तम होती है, इसलिए हरियाणा जो होती है इसीलिए सबसे अच्छी गाय मानी जाती है, क्योंकि वो 12 से 15 माह में हर जो है 12 से 15 माह में बच्चा दे देती है। इसको इट इज आल्सो नोन एज जहाजगढ़ से के नाम से भी जाना जाता है इसे। ठीक है, जहाजगढ़ के पशु के नाम से रोहतक और जहाजगढ़, इसका नाम एक रोहतक भी बाजार में आता है। लोग सीधा हरियाणा नस्ल नहीं कहते हैं, रोहतक नस्ल की गाय है ना, रोहतक नस्ल की गाय है। रोहतक नस्ल या जहाजगढ़ नस्ल की जो है ये गाय है। तो जहाजगढ़ और रोहतक की यही विशेषता है कि ये 12 से 15 माह के अंतराल में ही बच्चा देती रहती है, जिसकी वजह से किसान को समस्या नहीं होती है। उसको जो है घर बैठे चारा खिलाना नहीं पड़ता है। घर बैठे का मतलब बिना उत्पादन के, है ना। जब तक उत्पादन देगी तभी किसान चारा देना भी पसंद करता है, अगर उत्पादन नहीं है तो चारा नहीं देगा। ठीक है, तो ये भी एक कारण हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है गाय समय पर गर्भित हो जाए तो उसके लिए भी अच्छा है, क्योंकि किसान के लिए भी, दोनों के लिए फायदेमंद बात है। और देखिए गाँव में समस्या ये और हो जाती है कि चर्बी बढ़ जाती है, ये भी कारण है। तो कार्पस लुटियम का कारण है कि ओवरी के आसपास खून का थक्का जमने से ओवा का रिलीज नहीं होता है, जिसके कारण गाय जो है गर्भित नहीं होती। दूसरी बात है कि गायों में आजकल के ज़माने में चर्बी का जमाना चल रहा है इस समय, क्योंकि आदमी के ऊपर चर्बी हो जाती है नेक्स्ट देर में, तो गाय तो अलग बात है, क्योंकि वो भी जिस तरीके से आदमी का जो फूड है वही फूड गाय का है, मतलब उसी से बचा कुचा तो खाती है। चारा खाएगी, बरसीन खाएगी, ज्वार खाएगी, मक्का खाएगी, गेहूँ खाएगी, सब में फैट की मात्रा स्टार्च अधिक हो रहा है। तो इससे क्या होता है, चर्बी अगर गाय या भैंस के ऊपर बढ़ रही है तो चर्बी ओवरी के ऊपर ही बढ़ती है। ठीक है, ऐसे ह्यूमन बींग्स में भी बहुत सारे सिम्टम इस समय देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे ह्यूमन बींग्स में भी यही सिस्टम देखने को मिल रहा है कि ओवरी जो है, जो फीमेल की ओवरी है, अभी हमने बताया था ये ओवरी है ना, और ये इन्फेंडिबुलम से आकर के, है ना, एम्पुला है। तो इस ओवरी के ऊपर फैट जम जा रहा है। ये देखिए क्या हो जा रहा है, फैट जम जा रहा है ओवरी के ऊपर, फैट। अब ये फैट जब जम जाएगा ओवरी के ऊपर तो ओवरी फैटी हो जाएगी। तो फैटी ओवरी जो है वो ओवा का रिलीज नहीं कर पाती है, यहाँ से ओवा नहीं निकल पाएगा। क्या नहीं निकल पाएगा, ओवा नहीं। इसीलिए डॉक्टर्स जो है जो मना करते हैं किसको, कि फैटी चीज ना खाई जाए। क्या मैं जो है गाय भैंसों को भी ज्यादा ऑयली चीज ना दें आप, नहीं तो क्या होगा, सर्दियों के सीजन में बहुत समस्या आती है। और फास्ट फूड जो है आदमी के लिए प्रोटेक्टेड है और गाय भैंसों के लिए, इसीलिए मनुष्य में भी फर्टिलिटी रेट डाउन हुआ है ना। सेंसस 2011 के अनुसार जब फर्टिलिटी रेट डाउन हुआ है, तो अभी तो नई सेंसस यानी बाकी 21 में देखिएगा क्या स्थिति होती है ना। फर्टिलिटी रेट डाउन हो रहा है, इसका कारण यही है कि फैट जो है ओवरी के ऊपर अधिक जम रहा है, और ओवरी के ऊपर अगर फैट जमेगा तो ओवा जो है टाइमली रिलीज नहीं होगा, और जब ओवा टाइमली नहीं रिलीज होगा तो जो है फर्टिलाइजेशन में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो यही गाय भैंस में भी समस्या है कि यहाँ पर अगर फैट जम जाता है तो ओवा समय से रिलीज नहीं होता है, और जब ओवा समय से रिलीज नहीं होगा तो दवा कराएंगे, तो दवा के बाद हो सकता है हो जाए, नहीं भी हो सकता है, तो फिर इसमें जो है दिक्कत है, और फिर जो है गाय भैंसें जो है रोड पे दिखती हैं। ठीक है, चलिए, तो ये कारण हुआ। अब बात आती है आगे, यदि गाय स्वस्थ है और गर्मी पर नहीं आ रही है तो उसे PMS, स्टिलवेस्टाल और जेस्टाइल, ये हमने बताया है। वैसे इनसे काम चलता नहीं है इस समय, इंजेक्शन के द्वारा बड़ी सुगमता से गर्मी पर लाया जा सकता है। अगर
नहीं आ रही, मान लीजिए पहले आप साधारणतः पीएमएस का इंजेक्शन स्टिलवेस्ट्रॉल या जो है जेस्टाइल इनका इंजेक्शन दें, इंजेक्शन या टेबलेट जैसे भी मिले। अगर आ रही है ईद पर तो ठीक है, नहीं आ रही तो आपको डॉक्टर से ही संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कार्पस लुटियम का जमाव हो ओवरी के ऊपर। अगर कार्पस लुटियम का जमाव होगा तो फिर जो है क्लोटिंग जो है उसको काटनी पड़ेगी डॉक्टर को, जो थक्का जमा हुआ है। अगर इससे भी नहीं आ रहा है तो फैट जमी हुई है, फिर उसमें बहुत समस्या हो जाती है, फिर वो जो है गाभिन नहीं होगी दोबारा। ठीक है, तो अगर यदि गाय स्वस्थ है और गर्मी पर नहीं आ रही तो पीएमएस का दवा या इंजेक्शन टेबलेट या इंजेक्शन देते हैं, स्टिलवेस्ट्रॉल का इंजेक्शन या टेबलेट दे सकते हैं, या जेस्टाइल के इंजेक्शन या टेबलेट के द्वारा सुगमता से गर्मी पर लाया जा सकता है। ठीक है, और यही जो है गाय का प्रमुख कार्य है ना। जब बच्चा देगी तभी दूध देगी। ठीक है, चलिए अगला है कुछ गायों की डिम्ब या ओवरी, किसी को ओवरी कहते हैं। ओवरी पर एक रक्त का थक्का जम जाता है, जिसे कार्पस लुटियम कहते हैं। लोग कहते हैं बार बार कार्पस लुटियम क्या है, कार्पस लुटियम क्या है। तो कार्पस लुटियम कुछ नहीं है, जैसे ओवरी है गाय की, ये ओवरी है, इसके ऊपर अगर पीला कलर का पीला या कुछ भी फैट जम गई है, इसके ऊपर नहीं ब्लड जम गया है, ब्लड का थक्का जम गया है। ठीक है, ब्लड अगर इसके ऊपर जम गया है, ब्लड का थक्का जम गया है ना, ब्लड का थक्का, तो वही क्या कहलाता है, आपका कार्पस लुटियम कहलाता है। ठीक है, और इसे जो है साधारणतः काटा नहीं जा सकता, इसके लिए काफी दिन इलाज चलता है कार्पस लुटियम। और जब तक कार्पस लुटियम जमा रहेगा ओवरी के ऊपर, तब तक गाय हमारी गर्भित नहीं होगी, क्योंकि ओवर रिलीज नहीं होगा। ठीक है, अगला है एक स्वस्थ सांड का आवास 3 मीटर चौड़ा, 4 मीटर लंबा और 3 मीटर ऊंचा होना चाहिए। इस तरीके से एक स्वस्थ सांड का आवास होना चाहिए, तो 3 मीटर चौड़ा हो, 3 मीटर लंबा हो और 3 ही मीटर ऊंचा हो, यानी कि 12 फुट ऊंचा होना चाहिए। हाँ सर, है ना। तो ये एक सांड के लिए रखने के लिए स्थान होता है इस तरीके से। जी सर, 4 मीटर लंबा हो, 3 मीटर चौड़ा हो और 3 ही मीटर ऊंचा हो। हाइट बहुत सही हो गई, वो 3 मीटर, बहुत सारी हो ठीक है। गई। तो इस तरीके से इसका आवास होना चाहिए। इसके बाद खाद्य पदार्थों के तत्व, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फीडिंग स्टफ्स, है ना। फीडिंग स्टफ्स के विषय में बात करेंगे। स्टफ्स होता है, टफ्स, है ना, TUF डबल एफ, ये होता है खाद्य जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फीडिंग स्टफ्स। स्टफ्स के विषय में अगर हम विद्यार्थियों बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये आ रही है कि जो हम खिलाएंगे गाय या भैंस को या जानवर को, किसी को भी, तो खिला रहे हैं उसमें कौन कौन से अवयव मिले हुए हैं, है ना। हमारे भोजन में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं फीडिंग में। देखिए, आदमी के बाद भोजन को फूड कहते हैं और जानवरों के भोजन को फीड कहते हैं। आपने देखा होगा कहीं कुछ लोग जो है मछलियां पाले होंगे शहर में, कुछ जो है मुर्गियां पाले होंगे, है ना। तो मुर्गियों के लिए जो है पोल्ट्री फार्म में देखा होगा लिखा रहता है फीड स्टफ्स, फीड स्टफ्स। मछलियों के लिए फीड चाहिए, दुकानों में लिखा रहता है मछलियों के लिए अगर फीड चाहिए, फूड नहीं लिखते हैं, फूड लिख देंगे तो आदमी खाना हो जाएगा। फीड चाहिए मछलियों के लिए, है ना। फीड चाहिए कुत्तों के लिए, कुत्तों वाला भी अलग से खाना आता है, पेडिग्री करके प्रचार आता रहता है। शहरों में बन जाए ना, आदमी ज्यादा कुत्ता पाला जा रहा है तो उसके लिए जो है पेडिग्री आता है, वही सोयाबीन तरह बना देते हैं, जिससे उसे लगे कि हम मांस नोच रहे हैं ना। वो कुछ नहीं है, केवल इसे बेवकूफ बनाने के लिए कुत्ते को जो है खिला दिया जाता है। ठीक है, अगला है इसमें खाद्य पदार्थों के तत्व। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होने चाहिए, अवयव क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले आता है प्रोटीन। देखिए, प्रोटीन किस किस से मिलकर बना है। प्रोटीन की बेसिक इकाई है एमिनो एसिड, है ना। प्रोटीन किससे मिलकर, आधारी इकाई क्या है प्रोटीन, एमिनो एसिड्स, है ना। आधार है, आधारी इकाई प्रोटीन की है एमिनो एसिड। और प्रोटीन जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर से मिलकर बना। किससे मिलकर बना है प्रोटीन जो है CHON और S
कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर से मिलकर बना एक संकीर्ण पदार्थ। क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर से बना एक संकीर्ण पदार्थ है और इसकी आधारभूत इकाई जो होती है प्रोटीन की वो कहलाती है एमिनो एसिड। ठीक है, चलिए आगे। पढ़ाने लगी है। अगला है गाय के शरीर में लगभग 17.2% प्रोटीन पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा चुका है एक बार कि गाय के शरीर में कितना परसेंट प्रोटीन पाई जाती है, तो 17.2% प्रोटीन आधा घंटा बैठा रहा जो है प्रेजेंट इन काउ बॉडी। ठीक है, गाय के जो शरीर में होती है 17.2% प्रोटीन होती है। अगला है 1 ग्राम प्रोटीन के विघटन से वो दोपहर तक स्पीड आई नहीं रही थी, अभी स्पीड आई ना, मैंने सेट किया ना, यहाँ से सेट कर देता हूँ स्पीड अपना घटा हुआ है। 1 ग्राम प्रोटीन के विघटन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? हाई स्पीड चल रही है। 5.65 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम प्रोटीन के विघटन से। 220 पर सेकंड आ रही है। अगला है प्रोटीन पशु शरीर में मांस बनाती है। क्या बनाती है? मांस बनाती है। 33 में चल रहा है। प्रोटीन पशु के शरीर में मांस, अगर हमें किसी में मांस बहुत तेजी चाहिए हो, जैसे बकरा है और बकरा में हमें मांस बढ़ाना है या मुर्गी में मांस बढ़ाना है, मुर्गी में मांस बढ़ाना है, तो प्रोटीन भोजन उसे दे। और प्रोटीन किसमें है? प्रोटीन दलहन में है। ठीक है, प्रोटीन है किसमें? दलहनों में तो प्रोटीन होती है ना भाई। पिंक का मतलब कि उनसे पहले खेल तो हम दलहनी फसलें से ज्यादा दे दें, प्रोटीन की मात्रा अपने आप बढ़ जाएगी, तो इसका मांस अपने आप बढ़ जाएगा, बकरे का, मुर्गे का। ठीक है, तो और 1 ग्राम प्रोटीन के विघटन से हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो 5.65 कैलोरी, इतनी ऊर्जा 1 ग्राम प्रोटीन के विघटन से प्राप्त होती है। ठीक है, 5.65 कैलोरी। अब गाय के शरीर में लगभग 15.2% प्रोटीन होती है, ये बता चुके हैं। अगला देखिए, अगला है प्रोटीन वृद्धि और उत्पादन के लिए आवश्यक। ठीक है, प्रोटीन जो होती है ग्रोथ और प्रोडक्शन, के पास पानी डाल, ग्रोथ एंड पानी डाल प्रोडक्शन। देखिए अभी हमने बताया था इसमें कि मांस के लिए भी आवश्यक है, किसके लिए भी आवश्यक है? मांस, मीट के लिए, मांस के लिए भी है और वृद्धि के लिए भी है और जो है उत्पादन के लिए भी है। इतनी चीजों के लिए प्रोटीन आवश्यक है। मांस के लिए भी है, वृद्धि के लिए भी है, उत्पादन के लिए भी है, सभी के लिए। यानी कि अगर हम कहें कि बेसिक जो है बॉडी का निर्माण जो होता है, सेल का निर्माण कहें या टिश्यू का निर्माण करेगा तो फिर वो VPN लगा के खेलना पड़ेगा। प्रोटीन में लगभग 16% नाइट्रोजन पाई जाती है। कितना नाइट्रोजन पाई जाती है? 16% नाइट्रोजन होती है। ठीक है, 16% नाइट्रोजन पाई जाती है प्रोटीन में। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रोटीन में कितने परसेंट नाइट्रोजन पाई जाती है, तो प्रोटीन में जो है 16% है ना, 16% नाइट्रोजन होती है किसमें? प्रोटीन, प्रोटीन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद एक फार्मूला आता है, क्रूड प्रोटीन बराबर होता है, क्रूड प्रोटीन इज इक्वल टू 6.25 इंटू नाइट्रोजन। क्रूड प्रोटीन इज इक्वल टू होता है 6.25 गुणे नाइट्रोजन, है ना। इसको आप याद कर लीजिएगा बिल्कुल। क्रूड प्रोटीन इज इक्वल टू होता है 6.25 इंटू नाइट्रोजन। ठीक है, ये पूछ दिया जाता है और ये भी पूछ दिया जाता है। प्रोटीन जो है वृद्धि और उत्पादन के लिए आवश्यक है। प्रोटीन में 16% नाइट्रोजन होता है। ठीक है, कितना होता है? 16%। गाय के शरीर में 17.2% जो होती है प्रोटीन होती है ना। और प्रोटीन किससे बना है? CHONS से बना है। 1 ग्राम प्रोटीन के विघटन से 5 के करीबन जो है हमें ऊर्जा कैलोरी प्राप्त होती है। 5 कैलोरी, 5.65 कैलोरी। अगला देखेंगे, अगला है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अगला क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण CHO से होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है ना। और भिन्न प्रकार के पदार्थ सम्मिलित होते हैं इसमें। जो है विभिन्न प्रकार के और कार्बोहाइड्रेट के अलावा पदार्थ सम्मिलित हैं, जैसे शर्करा है, मैंड है, सेलुलोज है,
लिग्निन सेलुलोज है ना, लिग्निन है। इसके बाद देखेंगे अगला पॉइंट जो आता है, देखिए कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। तो वो लगभग 4.15 कैलोरी के करीबन होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के विघटन से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के विघटन से 4.15 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है ना। कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा कम होती है लेकिन इंस्टेंट होती है। अगर ये आए, सबसे जल्दी ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सबसे जल्दी फास्ट या क्विकेस्ट एनर्जी किससे प्राप्त होती है? सबसे जल्दी ऊर्जा प्राप्त होती है वो कार्बोहाइड्रेट से। ऊर्जा प्राप्त होती है, सबसे जल्दी ऊर्जा प्राप्त होती है वो होती है आपकी कार्बोहाइड्रेट। किससे होती है? कार्बोहाइड्रेट से होती है ना। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के विघटन से 4.15 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। सबसे जल्दी डायमंड घुस गया, अब मैं क्या करूंगा? डायमंड रख के मैं उड़ा दे रहा हूँ मैं। ऊर्जा अगर प्राप्त होती है उसकी बात करेंगे हम, तो कार्बोहाइड्रेट से होती है। किससे होती है? और सबसे कम होती है। जैसे प्रोटीन और फैट में इसकी मात्रा कम है लेकिन फास्ट है, क्विकेस्ट एनर्जी देता है, ठीक है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के विघटन से 4.15 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी लेकिन सबसे जल्दी होगी। ये चीज आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब बात आती है फैट, बसा। तो देख लीजिए बसा यहाँ पर है। अब बसा में क्या है? पशु शरीर में बाइल जूस, पित्तरस और पैंक्रियाटिक जूस, अग्न्याशयी रस से प्रभावित होकर, है ना, से प्रभावित होकर बसा पच कर रुधिर में मिल जाती है। ये प्रश्न आपको याद रखना है कि बसा को पचाने वाला कौन चीज है, कौन जो है एंजाइम है या कौन सा रस है, ठीक है। तो बाइल जूस, पित्तरस, ये कि पित्तरस है, पित्तरस जिसको कहते हैं बाइल जूस, और पैंक्रियाटिक जूस, इन दोनों के प्रभाव से बच्चा पच कर रुधिर में मिल जाती है। ये आपको याद कर लेना है। बसा जो है बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस, बाइल और पैंक्रियाटिक जूस के कारण जो है पच के किसमें मिलती है? ब्लड में मिलती है। लेकिन बसा को पचाने में थोड़ा टाइम सबसे ज्यादा लगता है, सबसे लेट प्राप्त होती है इसकी ऊर्जा शरीर को। अगर पूछा जाए सबसे जल्दी किसकी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो सबसे जल्दी प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट की ऊर्जा। सबसे लेट किसकी ऊर्जा प्राप्त होती है? बसा की। लेकिन सबसे ज्यादा भी प्राप्त होती है, 9.18 कैलोरी के करीबन बसा के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है बॉडी को। कितनी होती है? अगर बसा की हम बात करें बाई फैट, तो बसा के द्वारा अगर 1 ग्राम बसा का विघटन हो रहा है तो 1 ग्राम बसा की विघटन से जो हमारी ऊर्जा प्राप्त होगी फैट के द्वारा 9.18 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो तीनों चीजें आप देख लीजिए, फैट के द्वारा कितनी होती है, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा कितनी होती है और प्रोटीन्स के द्वारा। चलिए आगे अगला है, गाय के शरीर में 20.6% बसा होती है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हमने बताया गाय के शरीर में कितना प्रोटीन होती है। तो प्रोटीन की अगर बात करें तो प्रोटीन अभी हम बता चुके हैं आपको। गाय के शरीर में प्रोटीन की बात करें तो 17.2% प्रोटीन होता है। कितना होता है? 17.2% प्रोटीन गाय के शरीर में। बसा की अगर बात करें तो बसा जो होता है गाय के शरीर में वो होती है 20.6%। अगर हम प्रोटीन में ही नाइट्रोजन की बात करें, ये सब चीजें याद रखिएगा, प्रोटीन में नाइट्रोजन, तो प्रोटीन में नाइट्रोजन जो होती है वो होती है 16%। ठीक है, कितनी होती है? 16%। प्रोटीन में नाइट्रोजन होती है 16%, गाय में प्रोटीन होती है 17.2%, गाय में बसा होती है 20.6%, प्रोटीन में नाइट्रोजन होती है 16%। ठीक है, इसके बाद आता है 1 ग्राम बसा के विघटन से 9.40 कैलोरी या 18 भी कहीं लिखा रहता है ऊष्मा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है 9.40। ठीक है, अब बात आती है खनिज लवण की विद्यार्थी मिनरल्स। देखिए जिस प्रकार से ये वाले कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको आवश्यक थे, प्रोटीन, फैट और जो है कार्बोहाइड्रेट,
है ना। ये डायमंड कहाँ चले गए? और कार्बोहाइड्रेट इसी प्रकार से। डायमंड क्या उड़ा रहा फालतू में? आलोक नहीं चाहिए तेरे को? बिना आलोक के मार देता हूँ आलोकों को। इसी प्रकार से विद्यार्थियों को आवश्यकता होती है मिनरल्स। देखिए ये बहुत फ्रेश मात्रा में होती है, बहुत कम, इनकी आवश्यकता बहुत कम होती है, लेकिन इनकी कमी से बहुत ज्यादा जो है रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम मिनरल्स है, कैल्शियम की कमी से कुष्ठरोग हो सकता है। अबे स्टार ट्रेन बनाया था ये हम लोगों ने। फास्फोरस की कमी से पीका डिजीज हो सकता है। तो ये है कि अगर ये मिनरल्स जो है अगर उपस्थित हैं तो रोग नहीं होगा, इनकी लेकिन मात्रा बहुत कम होती है जो चाहिए इसे, है ना। 2.5 से लेकर लगभग 3% तक बॉडी को चाहिए होता है मिनरल्स, लेकिन जरूरी है। अब जैसे सोडियम क्लोराइड है NaCl है ना, नमक चाहिए, NaCl भी चाहिए, कितना चाहिए? लगभग 50 ग्राम के करीबन चाहिए। 199 का नमक चाहिए 50 ग्राम के करीबन, है ना। और नमक क्या करेगा, जो अंतरास्रावी क्या यार हाँ ही तो बोल रहा है, उनसे एंजाइम्स का सेक्रेशन करेगा। नमक क्या करेगा, एंजाइम्स अंतरास्रावी ग्रंथियों से एंजाइम का सेक्रेशन करेगा, ठीक है। तो ये सब कार्य होते हैं। पशुओं में हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। और जो कैल्शियम फास्फोरस हम खनिज के माध्यम से पशुओं को देंगे वही हमें दूध के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो कैल्शियम और फास्फोरस जो है ये क्या है, ये मैक्रो मिनरल्स हैं, है ना। एक मैक्रो मेजर मिनरल्स होते हैं, एक माइक्रो मिनरल्स होते हैं। तो मेजर मिनरल्स है कैल्शियम फास्फोरस। तो जब ये गाय को हम देंगे तो उसी माध्यम में दूध से हमें ये प्राप्त होंगे और जो इसकी बॉडी बिल्डिंग के लिए आवश्यक है। और अगर कोई काफ है, बछड़ा है या भैंस है तो उसके लिए और भी आवश्यक है, क्योंकि उसकी बॉडी बिल्डिंग हो रही है, यानी कि उसके इंफ्रास्ट्रक्चरल विकास हो रहा है, यानी कि उसकी हड्डियां बनी, तो उसके लिए कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता अधिक आगे। अगला है शरीर के अंतरास्राव के लिए सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो 50 ग्राम नमक हमने बताया था डेली देना चाहिए। गाय भैंस को कोई नहीं देता है ना, गाँव में कोई नहीं देता है, लेकिन इसकी आवश्यकता है। 50 ग्राम रोज जो है खाने के साथ सुबह शाम 25-25 ग्राम जो है उसको मिलाना चाहिए। नमक का कंसंट्रेशन खाने में होना चाहिए गाय भैंस में, अगर नहीं है तो समझ लीजिए ये ठीक नहीं है ना। पशु के शरीर के लिए 2.5% लवण की आवश्यकता होती है। इसके बाद एक गाय के लिए औसतन 37 लीटर, ये भी बता चुके हैं हम आपको, 37 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। उसके शरीर में जो है 57 लीटर पानी होता है। चलिए 57%। अगला है देखिए मुख्य लवण कौन से हैं, यानी कि मेजर मिनरल्स, और ये जो है माइक्रो मिनरल्स, ये गौड़ लवण, ये माइक्रो है, ये मेजर। तो अगर मेजर मिनरल्स की बात करें हम तो उसमें कैल्शियम अभी बताया था आपको, फास्फोरस, मैग्नीशियम Mg, सोडियम Na, है ना, पोटेशियम K, क्लोरीन और सल्फर, ये सभी पाए जाते हैं। ये क्या है, मेजर मिनरल्स हैं। और उसके बाद जो है माइक्रो मिनरल्स में आप देख लीजिए लोहा, कॉपर, आयोडीन